अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बाज़ औक़ात इंसान का अपना वज़न उस प्रॉपर्टी से कम हो जाता है जो कि ज़िंदगी में उसने खुद बनाई होती है। जिस वक़्त वो प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम मुंतकिल कर देता है, बेटियों के नाम मुंतकिल की घर से बाहर है, बेटे के नाम मुंतकिल की तब भी बहू उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करेगी। आज के दौर में ऐसी बहू जिसके शोहर के नाम बंदा सारा कुछ करवा चुका हो, या ऐसी बेटियां जिनके नाम सारा कुछ करवा चुका हो, वो ऐसे बूढ़े वालिदैन का ख्याल करें। ये कोई 10 में से एक मिसाल ऐसी होगी। रोलिंग स्टोन की तरह बूढ़े माँ बाप घूमते रहते हैं हाथों में। औलाद में से जिसके हाथ में वो हो उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब दूसरे के हाथ में जाते हैं तो कैंसिलेशन का केस कर देते हैं, फिर उसके हाथों में खेलते रहते हैं। अगर प्रॉपर्टी अपने नाम रखें फिर एक अलग डिस्प्यूट है। इस पे हमने बहुत दफ़ा बात की है कि इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर वसीयत का कानून इस्लामी नहीं है, मैं फेडरल शरीयत कोर्ट से कहता हूँ कि अब बकिया कवानीन पाकिस्तान में मौजूद इस्लामी हैं। क्या आपने बकिया माशरे को दुरुस्त कर दिया है? इस्लामी कवानीन 100% लागू हो तो फ़ायदा देते हैं। यही सूरत हाल हर कानून की है। आधा तितर आधा बटेर कभी फ़ायदा नहीं देता। अभी हाल ही में इंडिया में लेजिस्लेशन हुई है जिसमें प्रॉपर्टी बच्चों के नाम पेरेंट्स करवा दें तो उनकी मेंटेनेंस और उनका ख्याल रखने के वो बाउंड हैं। और इन केस फादर कंप्लेन करता है या मदर कि जी ये मेरा ख्याल नहीं रख रहे, मुझे मेंटेनेंस नहीं दे रहे, तो प्रॉपर्टी वापस रिवर्ट हो जाएगी किसको? देने वाले को। अब मुझे बताएं, क्या ऐसी सिचुएशन में वालिदैन रोलिंग स्टोन हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर आपने वसीयत के कानून को एप्लीकेबल नहीं करना कि जो इधर अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है कि ठीक है वो अन इस्लामिक है, तो ऐसा कोई लेजिस्लेशन इधर भी लेके आए। वालिदैन की ज़िंदगी को आप बेहतर बनाएं। हर दूसरे घर की प्रॉब्लम यही है। वर्सा की जो तरतीब कुरान पाक और अहादीस में दी हुई है, अल्लाह ताला की गालिब हिकमत से है। लेकिन जमाबंदी का निज़ाम बहुत दफ़ा उसके बरक्स होता है, उससे मुताबिकत नहीं रख रहा होता है। मीठा मीठा हप हप फीका फीका थू थू वाली मिसाल माशरे में विरासत के मामले में भी रची बसी होती है। वालिदैन अगर 4 बेटों में से किसी एक के नाम प्रॉपर्टी मुंतकिल कर दें, बाकी तीनों उसका ख्याल नहीं रखेंगे कि आपने इसको अच्छा जाना। अगर चारों के नाम मुंतकिल कर दें, चारों ख्याल नहीं रखेंगे कि मैं रख रहा हूं, दूसरा क्यों नहीं रख रहा जी। जायदाद जो मुझे दी थी उतनी तो उसको भी दी है, वो किधर जाए बेचारा। ऐसे भी वालिदैन हैं जिनकी औलाद फर्माबरदार रहेगी, लेकिन जिस तरह से मामू कभी माए आसमान की तरफ मुंह करके मामू वाला वो गीत गाती थी, चंदा मामू वाला, आज मामू जालिम तरीन हस्ती
अदालती हिस्ट्री में हर जगह पे है, स्पेशली पंजाब में तसव्वुर हो रहा है। इसी तरह से ये भी बहुत कम है, बैद बात है कि कोई वालिदैन में से हो कोई एक या दो और उसको वालिदैन को प्यार और मोहब्बत उस दर्जे की मिल रही हो जिस दर्जे की उन्होंने अपने बच्चों को बचपन में दी थी। एक स्टेज ऐसी आती है जिस वक्त स्ट्रोल काबू में नहीं रहता, वॉशरूम जिस तरह एक छोटा बच्चा बेड पे कर रहा होता है, पेरेंट्स भी इस हाल में होते हैं, नहीं संभालते उसको। ऐसी लेजिस्लेशन अमल में लाएं, ऐसी जजमेंट्स दें, ऐसी लेजिस्लेशन करें। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन करना ही है, लोगों के मसाइल हल करने के लिए लेजिस्लेशन करना ही है, अपनी प्राइमरी ड्यूटी सर अंजाम दें। फ्रेंड्स, टॉपिक बहुत से हैं, कुछ गुजारिशात पेश करूंगा, इनमें से हर एक पे ला देने का मैं बाउंड हूं। कोई किसी को ज़रूरत होगी तो कमेंट सेक्शन में ला देने का मैं बाउंड हूं। देखें, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी है, ये वेरी मच रेलिवेंट और बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें क्या है कि अगर एक प्रॉपर्टी के एक से ज़ायद खरीदार हैं और प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होके नाम जा चुकी है रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए एक खरीदार के, लेकिन उससे पहले एक खरीदार है जो सिर्फ स्टाम्प पे एग्रीमेंट टू सेल पे उसने कब्जा लिया हुआ था और पार्ट पेमेंट की हुई थी, लेकिन प्रायर इन टाइम था, यानी वो रजिस्टर्ड डीड से पहले था। रजिस्टर्ड डीड वाले ने पूरे पैसे दे दिए, प्रॉपर्टी अपने नाम उसने करवा भी ली, लेकिन उससे पहले एक एग्रीमेंट टू सेल मौजूद था जिसके पास कब्जा था और उसने पूरी पेमेंट भी पे नहीं की हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसका प्रायर इन टाइम था, ये रजिस्टर्ड डीड से चूंकि पहले था, सोल इस ग्राउंड पे रजिस्टर्ड सेल डीड मनसूख हो गई और प्रॉपर्टी इसके नाम एलिनेट हो गई। सेकेंडली, ये आपने सर्विसेज मैटर्स में दो लफ्ज सुने होंगे, रिमूवल फ्रॉम सर्विस, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस के बाद बंदा उस जॉब के लिए या किसी और जॉब के लिए डिसइंटाइटल नहीं होता, लेकिन डिसमिसल ऑफ सर्विस पे हो जाता है। आप एग्रीमेंट टू सेल पे दावा दायर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अदालत के हुक्म का इंतज़ार ना करें डिफ़ॉल्ट अमाउंट जमा कराने के लिए, अपनी विलिंगनेस खुद दें उसी वक्त जिस वक्त आपने दावा दायर किया है। लेकिन अगर मुद्दाले आपके सौदे को तस्लीम नहीं करता तो फिर आप विलिंगनेस तो दें, चाहे अदालत आर्डर ना करे कि आप ये डिफॉल्ट अमाउंट जमा करवाएं। अगर सूट फॉर डिक्लेरेशन आपने फाइल किया है और पोजेशन प्लेंटिफ के पास नहीं है या कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जो उसे सीक करनी चाहिए थी उसने नहीं की है, तो उसे डिक्लेरेशन भी नहीं ग्रांट होनी चाहिए। लेकिन अगर उसने प्लेंट में लिखा है कि कब्जा उसी के पास है चाहे उसके पास नहीं था, तो फिर उसका दावा इस बेस पे खारिज नहीं हो सकता, क्योंकि कौन सी उसको इस्तदा करनी चाहिए, कौन सी उसके लिए ज़रूरी थी,
ये फैक्ट्स ऑफ द केस से देखा नहीं जाना जो कि बैरूनी दुनिया के हैं, ये इसकी प्लेंट से देखा जाना है। जिस तरह ज्यूरिसडिक्शन प्लेंट से अज्यूम होनी है, इसी तरह से ये चीज़ भी प्लेंट से अज्यूम होनी है। एक ऐसा वारिस जो कि विरासत क्लेम कर रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर उसके पास कब्ज़ा नहीं है तो वो कब्ज़ा सीक करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जिस वक़्त दावा उसका डिग्री होना है तो उसने अमंग अदर को शेयरर्स, चूँकि को शेयरर ही बनना है और को शेयरर्स में से किसी एक का कब्ज़ा दूसरे के अगेंस्ट फैटल नहीं होता, इसलिए ये अगर कब्ज़ा सीक ना भी करे जो अपनी विरासत क्लेम कर रही या कर रहा है, तो इसके लिए ये फैटल नहीं है। तसव्वुर किया जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की तकसीम का केस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकता। ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है रेवेन्यू अथॉरिटीज़ की। तब आप स्टे किधर से लें? सीपीसी में स्पेशल प्रोविजन मौजूद है कि एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की तकसीम का केस भी सिविल कोर्ट समाअत कर सकती है। सिर्फ जो एक्चुअल मौके पे पार्टीशन है वो किसी गेजेटेड रेवेन्यू ऑफिसर के जरिए करवाएगी। लॉ मुबहम नहीं है। लॉ ये कहता है कि एक अनडिवाइडेड घर है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है एक अनडिवाइडेड घर है जिसमें किसी खातून की रहाइश है, उसका कुछ हिस्सा एक खातेदार, एक घर का मालिक या को ओनर मुंतकिल कर देता है किसी अजनबी शख्स को जो कि उस घर में पहले से रेजिडेंट नहीं है और उस घर का मेंबर नहीं है। वो विदाउट पार्टीशन, विदाउट कोर्ट पार्टीशन, अदालती कानूनी पार्टीशन के बगैर इस मकान में कदम नहीं रख सकता। ये क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है। रेस सब जुडिस सेक्शन 10, अगर पहले से उस इशू पे दावा चल रहा हो उन पार्टीज के दरमियान तो दूसरा दावा दायर नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी नई इंटरप्रिटेशन ये दी है कि किसी ने वही दावा उसी पैटर्न का, उसी प्रे का दोबारा भी कर दिया, लेकिन कोई एडिशनल उसमें प्रे ऐसी रखी कि जो पहले से मौजूद दावे में शामिल नहीं थी। आपने लिख दिया कि मुदाखलत ना करें, उसने साथ लिख दिया सेल भी ना करें, तो प्रॉपर कोर्स इस दावे को रोकना नहीं है जो लेटर इन टाइम है। अब प्रॉपर कोर्स सुप्रीम कोर्ट कहती है अगर ट्रायल कोर्ट मुनासिब समझे तो बेहतर है कि इनको कंसोलिडेट कर दें। बहुत सारी जजमेंट्स, बहुत सारे अहवाल काम के, अपनी आपकी अमली ज़िंदगी के अर्ज़ करते रहेंगे, टॉपिक्स आपके अजहान में क्लियर करते रहेंगे और वक्त के साथ साथ सारे मामलात इंशाअल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।